नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और पीडीएफ दिया जा रहा है। और जैक यह एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है, लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है आपको बताना है, ठीक है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, कौन सा समास है? देखिए, वैसा समास जो एक दूसरे के विपरीतार्थक हो। भाई का उल्टा क्या होता है? बहन होता है, ठीक है। और भाई बहन यानी उल्टा रहेगा एक दूसरे का। और बीच में योजक चिन्ह है। देखिए, यहाँ पर लिखने में योजक चिन्ह छूटा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा, एक दूसरे का विपरीत जब होगा तो उसमें क्या होगा बताइए? उसमें द्वंद्व होगा, उसमें लड़ाई होगा, उसमें झगड़ा होगा ना। अगर कोई बोल रहा है आपसे कि तुम उत्तर चलो, उत्तर की ओर चलो, तो अगर तो आप दक्षिण की ओर जाते हैं, तो क्या होगा? लड़ाई होगा। लड़ाई का मतलब द्वंद्व होता है। तो जो एक दूसरे के विपरीत हो, जो शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, दोनों शब्द, उसके बीच में योजक चिन्ह होता है। अगर नहीं भी दिया हो रहे तो आपको दिमाग में रखना है कि एक दूसरे का विपरीत है तो वह द्वंद्व समास में जाएगा, क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़ा होता है। क्लियर? तो उसको द्वंद्व समास में डाल दीजिएगा, एकदम तड़के से द्वंद्व समास मार लीजिएगा। क्लियर? देखिए, यहाँ से यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुब्रीहि, ठीक है। देखिए, कन्यादान दिया हुआ है। कन्यादान मतलब क्या होता है? कन्या का दान करने वाला, जो कन्या का दान करता है उसको हम लोग कहते हैं कन्यादान, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर एक कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु में तो संख्यावाचक जाता, इसमें संख्यावाचक है नहीं, इसलिए द्विगु होगा नहीं। द्वंद्व में क्या होता है? एक दूसरे का अपोजिट होता, तो ये द्वंद्व होगा नहीं। बहुब्रीहि में क्या होता है? एक दूसरे का विशेष अर्थ निकलता, तो यह भी होगा नहीं, यह भी होगा नहीं, ठीक है। तो कन्यादान में कौन सा समास होगा? कन्या का दान। तो देखिए, यहाँ पर जो है कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह में यहाँ पर कारक चिन्ह जिसमें होगा उसको आप तत्पुरुष समास में डालिएगा। जिसमें कारक चिन्ह विग्रह करने पर आता होगा उसमें तत्पुरुष समास लगाइएगा। इसलिए यह कौन सा समास होगा? तो आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समास का पूरा देखते रहना है। द्विगु में क्या होता है? क्लियर हो गए होंगे आप। द्विगु में संख्यावाचक होता है। द्विगु में संख्यावाचक, क्योंकि द्विगु का मतलब दो, ये खुद ही संख्यावाचक है। तो ये संख्यावाचक शब्द आएगा उसमें, लेकिन विशेष अर्थ नहीं निकलना चाहिए, याद रखिएगा। द्वंद्व में एक दूसरे का अपोजिट होगा। भाई होगा तो बहन होगा, रात होगा तो दिन होगा, सुबह होगा तो शाम होगा, स्त्री होगा तो पुरुष होगा। ये विपरीतार्थक शब्द रहेगा। क्लियर? अब देखिए, बहुब्रीहि में तो आप जानते हैं कि विशेष अर्थ निकलता है। जैसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र तो 3 नेत्रों का समाहार, और वो कौन होते हैं? शंकर भगवान होते हैं। विशेष अर्थ निकल गया। संख्यावाचक होते हैं, विशेष अर्थ निकल गया, तो वो आपका किस में चला जाएगा? बहुब्रीहि में चला जाएगा, ठीक है। तो ये तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न कहाँ कहाँ आया? तो प्रश्न यूपी में भी आया, एमपी में भी आया, सीजी में भी आया, बंगला में भी आया, ठीक है। तो सभी में आ रहा है, आपका भी एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा।
आलोक का विलोम शब्द है, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि, ठीक है। तो आलोक का मतलब क्या होता है, देखिए आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। तो आलोक का विलोम शब्द जो होगा वो अंधकार होगा। यह प्रश्न जो है आपको सीजी टेट में भी आया था और असम टेट में भी आया था और उत्तराखंड टेट में भी आया था, ठीक है। तो आलोक का विलोम शब्द क्या होगा, आलोक का विलोम शब्द आपका यहाँ पर अंधकार होगा। देखिए आपको बता देते हैं, आपको अगर टेट में पास करना है, जेटेट को निकालना है, तो आप यहाँ से जुड़िए, अवश्य जुड़िए। आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। क्यों, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर सभी लोग जहाँ तहाँ से पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ही किताब है जहाँ हमने JCRT का यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर PDF बना बना के, वीडियो बना बना के सारे को व्हाट्सएप पर दे दे के यहाँ पर तैयारी करवाया था और सभी का बढ़िया रिजल्ट आया था। आपका भी जेटेट में आएगा। आप सिर्फ अभी का भी वीडियो देखने के बाद जितना जल्द हो सके जुड़िए। यहाँ पर सारा चीज़ आपको JCRT का जैक के किताब का मिल रहा है, वो भी बहुत ही सस्ते कीमत पर। आपको नोट्स की ही कीमत पर आपकी क्लासेज भी दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए में, 500 रुपये में दी जा रही है। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। प्रश्न कम रहेगा, भीड़ेगा ज़्यादा, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आज के दिन, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी जुड़िए और जल्दी जल्दी यहाँ पर पास कीजिए, ठीक है। अगला लिखिएगा, अस्थावर का विलोम शब्द है चंचल, संचल, जंगम या चेतन। क्या होगा, अस्थावर का अस्थिर का जंगम, अस्थिर का अस्थावर का जंगम होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर एकाधिकार का विलोम शब्द है, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, स्वकृत, परमाधिकार, सर्वाधिकार या नारकीय, ठीक है। एकाधिकार माने एक पर अधिकार एक हो, उसका विलोम शब्द हो जाएगा सर्वाधिकार। क्या होगा, सर्वाधिकार। और यूपी टेट में और बिहार टेट में ये दोनों में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कृतक का विलोम शब्द है, कृतक का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखिए, ये कृतक याद रखिएगा, कृतक कौन सा शब्द होता है, किसको कहते हैं, ठीक है। कृतक और कृतधन दो शब्द होते हैं, देखिए याद रखिएगा, कृतक और एक होता है कृतधन, एक होता है कृतधन। क्या होता है, जो किए गए उपकार को मानता है। जैसे आपने कुछ उपकार किया, आपने कुछ उपकार किया और वह किए गए उपकार को यदि मान रहा है, वह किए गए उपकार को क्या कर रहा है, मान रहा है, ठीक है। किए गए उपकार को मान रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कृतक, उसको क्या कहते हैं, कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतक। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसी को हम लोग देखिए कहते हैं कृतधन। तो कृतक का उल्टा क्या होगा, तो कृतक का उल्टा देखिए होगा कृतधन। क्या होगा, कृतधन। जो किए गए उपकार को मानता है। बहुत बार देखिए विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द जो होता है ना, उसमें बहुत बार आपसे पूछा गया है कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछता है। तो जो किए गए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं, कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कृतक कहते हैं, ठीक है। और कृतक कहते हैं। और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको कृतधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको कृतधन कहते हैं। बात समझ गए होगा आप लोग, कृतधन। तो यही कृतक का उल्टा कृतधन होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो गया, क्लियर। चलिए चलते हैं आगे। बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। तो बिल्ली देखिए कहने से पूरे बिल्ली की जाति का बोध हो रहा है। आप याद रखिएगा, किसका, बिल्ली जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यही अगर बिल्ली का नाम किसी का दिया होता तो वो व्यक्तिवाचक में जाता। किस में जाता, व्यक्तिवाचक में। तो बिल्ली किस प्रकार की संज्ञा होगी, ये जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक, क्योंकि बिल्ली जाति है इसलिए जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा, क्लियर। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है। अगर यही नदी केवल कहता कि नदी, तो नदी से पूरी नदी जाति का बोध होता और वह जाता जातिवाचक में। लेकिन यहाँ पर नदी का नाम ले लिया गया है, नदी का नाम ले लिया गया है और वह है यमुना नदी। क्या है वह, यमुना नदी, ठीक है। तो यमुना किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। यमुना जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा क्योंकि नदी का नाम है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, धर्म किस प्रकार की संज्ञा है, धर्म किस प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए धर्म जो होता है दिखाने का चीज़ नहीं होता है, सिर्फ अनुभव का चीज़ होता है। इसलिए जिसमें अनुभव वाली चीज़ें होती है वो सभी भाववाचक संज्ञा में जाता है। किस में जाता है, भाववाचक संज्ञा में। इसलिए यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा।
कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, वर्ग किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है, ठीक है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो देखिए जो आप कक्षा कहने का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ कहा रहा है, वर्ग में, विद्यालय में, वर्ग में या विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ पर होता है 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा। तो ये कक्षा क्या चीज़ है, तो बच्चों का समूह है, बच्चों का समूह है। क्या है, बच्चों का समूह है। तो कक्षा जो है वो किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में जाएगा, एकदम याद कर लीजिएगा, किस में जाएगा, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा कक्षा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है, ठीक है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है इत जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछा गया है, इत्यादि आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। एकदम इसको 2 बार 3 बार कंप्लीट कर लीजिएगा। इति जोड़ आदि होगा, इति जोड़ आदि होगा, एकदम बना लीजिएगा, गांठ मान लीजिएगा। प्रश्न छप रहा है क्योंकि सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में अब तक यह प्रश्न छप गया है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। देखिए आपको हमने काल का पूरा PDF और पूरा वीडियो आपको मैंने दे दिया है और उसका क्लास भी करवा दिया है। अब आपका ये रिवीजन क्लास है, आप कितना सही कर पा रहे हैं हमें लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सीता पुस्तक पढ़ती थी, यह किस काल का उदाहरण है। देखिए हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या है, था, थे, थी, तो ये किस में चला जाएगा, भूतकाल में। पहला चीज़ डिसाइड कीजिए कि कौन टेंस में जा रहा है, भूतकाल। थी है तो भूतकाल में जा रहा है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर भूतकाल कितने में है, सभी में भूतकाल है। चलिए ठीक। अब रही बात कि पूर्ण है कि सामान्य कि संदिग्ध है, तो याद रखेगा जिसमें ता था, ते थी, ती थी इत्यादि लगा हुआ रहेगा, ता था, ते थे, ती थी लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग सामान्य कहेंगे। क्या कहेंगे, सामान्य ना। और ये थी भूतकाल में है तो ये सामान्य भूतकाल होगा। अगर यहाँ है रहता तो यह सामान्य वर्तमान काल होता। अगर यहाँ गा गे गी रहता तो सामान्य भविष्यत काल होता। ठीक है, आप समझ गए होंगे सारी बातों को, सभी टेंस को। और नहीं देखे तो इसका पूरा नोट्स PDF आपको दे दिया गया है। आप अभी कभी जुड़ जाइए। अगर जेटेट में अच्छा नंबर चाहते हैं और एक ही बार में यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन और कुछ नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप 500 रुपये में यहाँ से जुड़ करके सारा नोट, सारा PDF, सारा वीडियो, साथ में बात करने की सुविधा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। या परीक्षा में जाने से 2 दिन भी समय बचा हुआ है तो नोट्स लेके एक बार अवश्य देख लीजिएगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट, तो ये सामान्य भूतकाल था। नेक्स्ट देखिएगा, शायद पिताजी टहल कर आ चुके हैं, यह किस काल का उदाहरण है। किस काल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, देखिए जिस वाक्य के अंत में यहाँ पर क्या है, शायद। शायद माने क्या हो जाता है बताइए हमको, शायद माने संदिग्ध हो जाता है। संदिग्ध आ रहे हैं या नहीं रहे, संदिग्ध हो जाता है। संभावना होता है, संभावना यहाँ पर होता है, तो ये संदिग्ध भूतकाल में जाता है या संभाव्य भूतकाल में जाता है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है संदिग्ध भूतकाल, तो आप संदिग्ध भूत में करेंगे। ठीक है, यानी वैसा टेंस जिसमें आपको क्या हो रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है संदिग्ध का, तो संदिग्ध भूतकाल में आप डालेंगे। सीता वन को पहुँच चुकी थी, सीता वन को पहुँच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है। ठीक है, सीता वन को पहुँच चुकी थी, यह किस काल का उदाहरण है, प्रश्न आया हुआ है। देखिए सीता वन को पहुंच चुकी है, यानी सीता जो है वन पहुंचने का काम पूरा कर ली है। ठीक है, तो जिसमें काम पूरा हो गया तो वो सबसे पहले पूरा होने को पूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो सीता वन को पहुंच चुकी थी, तो ये सबसे पहला चीज़ के काम पूरा कर लिए, सीता वन पूछने का तो पूरा कर ली तो पूर्ण है। अब यहाँ था, थे, थी है, तो ये भूतकाल हो गया। ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया। ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल इसको हम लोग कहेंगे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको बताना है, म, ल, तो या ज्ञ। ठीक है, देखिए ये संयुक्त व्यंजन वाला प्रश्न को आपको मैं बता देता हूँ।
अब तक के जितने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हुए हैं, जहाँ तक कि जेटेट झारखंड का भी, सब में संयुक्त व्यंजन आया हुआ है, सब में संयुक्त व्यंजन आया हुआ है। और इस व्यंजन का पूरा वीडियो और पूरा नोट्स पढ़ाई हो गया है। हिंदी तो एकदम इस तरह पढ़ाई हो गया है ना कि आपको एक प्रश्न हिंदी से छूटेगा ही नहीं छूटेगा। अगर ग्रामर आ गया तो हिंदी में जितना आप रखे होंगे ना, सब उसको मारिए कहिए कीजिएगा, समझ गए। संयुक्त व्यंजन कौन सा है आपको देखना है, तो देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये सभी किस व्यंजन में आते हैं बताइए? ये सभी किस व्यंजन में आते हैं बताइए? तो ये सभी जो है आपको किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी जो है आपको संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं, याद रखिएगा। छ, त्र, ज्ञ किस व्यंजन में आते हैं? संयुक्त व्यंजन में आते हैं। बार बार प्रश्न यहाँ से निकल के आता है, आप सभी का भी एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर परीक्षा बहुत जल्द होगी। आप ये नहीं समझे कि परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है, परीक्षा होगी, इसलिए आप लोग तैयारी में सभी लगे रहिए। ये है कि थोड़ा सा समय आपको मिल गया है कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। देखिए, अब आपके लिए यहाँ पर दिवाली धमाका भी शुरू ऑफर हो गया है। आप दिवाली धमाका में यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर JCERT जैक की किताब का कंप्लीट तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे आप 1 से 5 की तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे 6 से 8 की तैयारी करना चाह रहे हो, ठीक है। और दोनों के लिए आपको सिर्फ अभी लगेंगे 600 रुपये। तो जल्दी जुड़ेंगे और यहाँ पर तैयारी करने लगेंगे, क्योंकि यह आपको सिर्फ और सिर्फ दीपावली धमाका में ऑफर मिले हुए हैं। तो आप सभी जल्द अवश्य जुड़ जाइएगा और एडमिशन करवा लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं। पहले, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भले क्या करे। ठीक है। अगला टॉपिक यहाँ पर, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। ठीक है, यही पैसेज है, यही आपका गद्यांश है। ठीक है, इसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो आप देखिए, जो भी आपको गद्यांश दिए जाते हैं उसको थोड़ा स्लोली होकर के एक ही बार में अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे जवाब देना पड़े तो आप दे सकेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? समाज का, शिक्षक का, शासन का, माता पिता का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसके अनुसार देखिए, एक जगह आपको माता पिता का उल्लेख किया गया है, यानी इसमें देखिएगा यहाँ पर आप, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। समझ गए? जिस घर में माँ और बाप के बीच मारपीट होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो उसके बच्चों को पालन में ही अपराधी, मानस विष का मतलब अपराधी, मानसिक जो है जहर देना, किसी के प्रति गलत चीज़ बता देना, अश्लीलता के प्रति बता देना, ये सब क्या हो गया? बच्चा ये सब के बाद क्या बनेगा बताइए? अपराधी बनेगा ना, अपराधी ही बनेगा। वह अपराध किसी भी प्रकार का कर सकता है समाज में। ठीक है, तो इससे क्या निकला? इससे निकला कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में माँ बाप का ही हाथ होता है, और असंस्कारवान बनाने में भी माँ बाप का हाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के आधार पर माँ बाप ही आपको देना होगा इसका आंसर।
बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो आंसर हो जाएगा माता पिता, क्योंकि आपने पैसेज में देखा यहाँ पर कि जिनके घरों में माता पिता के बीच क्या होती है, लड़ाई झगड़ा होती है, गाली गलौज होती है, तो उसके बच्चे को क्या हो जाता है, मानस विष, यानी उसके बच्चे को मानस विष मिल जाता है। इसका मतलब घर में ही जहर देना होता है, इसको घर में ही जहर देना होता है, गलत गलत चीज़ को फैलाना होता है, और बच्चा उसके बाद जा कर के क्या बनता है, अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों को संस्कारवान और यह गुणवान चरित्रवान बनाने में किसकी भूमिका होती है? माता पिता की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आप गद्यांश के आधार पर ही इसको जवाब दीजिएगा, अपने मन से नहीं तो लगेगा समाजों सही है, राज्यों सही है, अध्यापकों सही है, बालकों सही है। ठीक है, सब लगेगा, लेकिन गद्यांश को देखना है कि उसमें किसका कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आइए देखते हैं गद्यांश को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है, समझने की आवश्यकता है। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। देखिए समाज क्या है, समाज जब सहायता करेगा तब उसको सफलता मिल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में जो है आपको समाज के कर्तव्य को मुख्य माना गया है। अगर समाज चाहेगा तो उसका विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? मानस विष देने का गद्यांश में क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? जहर पिला देना, मार देना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। ठीक है, देखिए अधिकतर यहाँ पर माता पिताएं जो होते हैं वो जिनके माता पिता में लड़ाई झगड़ा होते रहती है, जिनके माता पिता में गाली गलौज होते रहते हैं, तो उनके बच्चों में मानस विष फैलता है। मानस विष, मानस विष मतलब मानसिक जहर। क्या होता है? मानसिक जहर। ये मानसिक जहर का क्या मतलब होता है? तो बच्चा जो है समाज में अपराधी का रोल करता है। किसका? अपराधी का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वह अपराध किसी के प्रति भी कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो मानस विष का मतलब क्या होता है? मन में माता पिता को जहर फैलाना। घर में माता पिता क्या करते हैं? तो बच्चों को अश्लील चीज़ें दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके दिखलाते हैं, तो वो भी बच्चा आगे चल के अपने साथ लड़ाई झगड़ा करेगा और वह क्या होगा? एक अपराध है। वह क्या है? एक अपराध है, इसलिए अपराधी बना देता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, अपराधी बना देना। अगला प्रश्न है, अकेला खाली जगह है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, क्या भराएगा? समाज, अध्यापक, माता पिता, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें तो अभी हमको लग रहा है कि इसमें समाज भी आंसर होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, माता पिता भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए होगा कौन? तो होगा वही, उसी को सही माना जाएगा जो यहाँ पर गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा, गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का इस पंक्ति कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसको, तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह का आता ही है पैसेज, आपको कहने से भी नहीं होगा, इसी तरह का आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर था अकेला, फिर डॉट डॉट था, तो यहाँ पर क्या भराएगा? देखिए अध्यापक भराएगा। क्या भराएगा? अध्यापक। यही प्रश्न था ना। तो इस तरह से आप जब भी हो पैसेज को जरूर देखिए। देखिए अब तो आपको क्या है, कंप्यूटर एग्ज़ाम नहीं है, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम नहीं है ना, तो इसी तरह स्क्रॉल करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आराम से बना सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो देखिए अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, कौन? तो अकेला अभी लिखा हुआ था अध्यापक, पैसेज में जो एक पंक्ति थी उसमें लिखा हुआ था अकेला अध्यापक जो है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? माता पिता सहायता करे, अध्यापक सहायता करे,
समाज सहायता करे कोई नहीं। आंसर ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है, ठीक है ना। लेकिन हमको अब चलना है गद्यांश की ओर। किसका? गद्यांश की ओर चलना है, पैसेज की ओर चलना है और देखना है कि कौन लिखा हुआ है कि बच्चों को सफलता कब मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर गद्यांश की ओर जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखिए, देखा लिखा हुआ है उसको सफलता, उसको माने किसको? बच्चा का यहाँ बात हो रहा है, उसको माने बच्चा का बात हो रहा है, बालक का बात हो रहा है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। एकदम देखिए तोड़ तोड़ के आपको निकालना ही पड़ेगा। अब पैसेज में 6 नंबर जो नहीं लाइएगा उनका रिजल्ट देखिए अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए पैसेज को एकदम पकड़िए, जितना पकड़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पकड़ लेना है। ये कहाँ का प्रश्न है पता है आपको? तो ये प्रश्न हमने आपके लिए लाया है बिहार टेट का। किसके लिए लाया है? बिहार टेट का प्रश्न हमने लाया है, ये जो है गद्यांश को लेकर के। ठीक है, तो गद्यांश को देख ही लेना है। और यहाँ पर जो है आपको गद्यांश और काव्यबोध ये दोनों पर रहेंगे। तो अभी हम लोग गद्यांश को देखते हैं, फिर काव्यबोध भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। समाज क्या हो गया? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब समाज उसकी सहायता करे। जब कौन सहायता करे? समाज उसकी सहायता करे। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। विषमता का विलोम शब्द है। यहाँ पर पैसेज में एक शब्द आया हुआ था, विषमता आया हुआ था ना। विषमता का विलोम शब्द है। विषमता मतलब भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव। ठीक है, इसका विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? गरीब गलत है, अमीर गलत है। समता, समता मतलब क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता। मतलब भेदभाव नहीं करना। जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ समानता होता है या समता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसेज के अनुसार विषमता का जो विलोम शब्द है वो समता होगा। क्या होगा? समता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ऊंच नीच में कौन सा समास है? ऊंच नीच में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कोई नहीं। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पर ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत हमने अभी जो 25 जुलाई से ही क्लासेज प्रारंभ थे उसमें हमने सारा ग्रामर आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है। बस यही अनसीन पैसेज ही बचा हुआ था गद्यांश, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अब आपको यहाँ पर हिंदी का हम देखिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में जो भी भाग लेना चाहते होंगे वो ज़रूर जो है यस कीजिएगा अपना। ठीक है, यस कीजिएगा। किसमें? तो अपना अपना जो व्हाट्सअप नंबर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यस जरूर कर दीजिएगा कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका बहुत जल्द जैसे सिलेबस का डिसीजन होता है हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे जिसमें टेस्ट आपको लगाना है। ठीक है, देखिए कल एक कमेंट आया हुआ था कि सर टेस्ट सीरीज है उसका आंसर नहीं दें। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपका जो पीडीएफ बनता है, आपका जो पीडीएफ बनता है उसमें नीचे जो है जिसमें अगर बीच में प्रश्न नहीं है आंसर के बीच में तो उसका सबसे नीचे आंसर होता है। आप आंसर देखने का प्रयास मत कीजिए, आप जब बना लीजिए तभी कीजिए, क्योंकि यह पीडीएफ देखिए सब दिन के लिए होता है। अगर हम इसमें आंसर अलग अलग दें तो एक दिन आप ही को ढूंढने में समस्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसलिए सभी में नीचे आंसर रहेगा। आप सभी आंसर नहीं देखेंगे। अगर लगता है आपको कि हमको जवाब देना है तो आप आंसर नहीं देखेंगे, पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो सभी का हिंदी कंप्लीट है। हिंदी जो आपका है वो चाहे क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपका चल रहा हो, चाहे वह आपका जो है आप यहाँ पर 15 नंबर का जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत लैंग्वेज 1 में चल रहा हो, सभी के लिए ये कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा वाले का जिनका हिंदी है तो उनको भी यहाँ पर पैसेज आएगा ही आएगा, 2 गो व्याकरण आएगा ही आएगा। ठीक है, और अभी तक किसी भी राज्य में जो आपका नॉर्म्स है उसमें जो है
यहाँ पर कहानी और कविता को नहीं जोड़ा गया है जो आपका टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपके राज्य में जोड़ा भी जाता है तो अभी उसका देखिए कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, इसलिए आप फुली ग्रामर सेक्शन को अभी कंप्लीट करेंगे। अगर देता भी है तो हार्डली कितने नंबर का किताब से प्रश्न होगा, वो आपका 8 से 10 नंबर का ही होगा। ठीक है, 8 से 10 में आप किसी भी तरह अगर ट्राई कीजिएगा तो इसमें भी आपका 2 से 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो ग्रामर सेक्शन चल रहा है आप उसके प्रैक्टिस सेट में अवश्य भाग लीजिएगा। ठीक है, और सब कोई जुड़ जाइएगा एक बार ज़रूर। ठीक है, तो चलिए इस तरह से तैयारी करते रहना है, सिलेबस की चिंता नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। और जेटेट में तो आपको परचम लहराएंगे ही हम, 100% आपको जेटेट हम निकलवाएंगे, इसमें कोई शक मत रखिएगा, चाहे जिस तरह का सिलेबस आपका करे यहाँ पर, है ना। देखिए किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, कौन ऐसा है जो कर्तव्य पालन करने के लिए इस कर्तव्य पालन करने के लिए क्या है बाध्य है, वो कौन सा है? अब बताइए, शिक्षक, समाज, विश्व या कोई नहीं? तो देखिए अगर आप इसके अनुसार देखिएगा तो शिक्षक को भी अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है, समाज को भी, विश्व को भी। लेकिन यहाँ पर पैसेज के आधार देख के आइए ना कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ रहा है। पैसेज को पढ़िए तो देखिए यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैसेज को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अध्यापक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बच्चों को पालने में ही मानस बीस माँ पिता दे देते हैं, लेकिन फिर भी अध्यापक ही ऐसा शख्स है, शिक्षक ही ऐसा शख्स है जो परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है। परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। तो अभी आपसे पूछा गया था कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, तो इस पैसेज में देखिए, इस गद्यांश में देखिए कि अध्यापक, स्पष्ट लिखा हुआ, अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तो वो अध्यापक है जो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देकर के अपने कर्तव्य का पालन करता ही है। ठीक है, तो वो कौन सा है? अध्यापक है। इसमें राइट आंसर देखिए कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है देखिए यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ है? यहाँ पर है। वो कौन है? अध्यापक है। कौन है? अध्यापक है, जिस शिक्षक है जिसको अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। शिक्षक अध्यापक के सेंस में ही आया है, इसलिए शिक्षक इसका राइट आंसर जाएगा। तो आप सभी अवश्य जुड़िए, आपको एक इंग्लिश की क्लासेज अभी जा रही है, हिंदी की क्लासेज जा रही है, सीडीपी की क्लासेज जा रही है। बाकी अभी गणित को रोका गया है कि आपका सिलेबस क्या होता है, नहीं तो सिलेबस देखिए आपका 6 to 10 ही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक मत रखिएगा। इसलिए आप सभी को जो भी चीज़ मिला है उसको इग्नोर नहीं कीजिए, आप डेली पढ़ते रहिए, ना तो आपसे यहाँ पर देखिए छल किया जा रहा है। आपको सिलेबस दे करके दिग्भ्रमित कर दिया गया है, अब आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है ऐसा लगता है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिए। 6 to 10 को पढ़ना यहाँ पर जेसीईआरटी का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और इसको जो पढ़ लिए वो तो जेपीएससी और बीपीएससी और यहाँ पर अच्छे अच्छे कोचिंग संस्थान वाले इसको पढ़ा करके अच्छे अच्छे एग्जाम निकालते हैं। तो आपका भी प्रश्न कहीं से जाने नहीं जा रहा है, सिलेबस में अनाप शनाप लिखने से कुछ होगा नहीं। इसलिए आप सभी दिग्भ्रमित होकर के छोड़िए, होपलेस होना छोड़िए, और सीधे जो आपको 6 to 10 तक जा रहा है उसको पढ़ना मत ही भूलिए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।